हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए संयुक्त एक बैच चल रहा है और हमने और हमारी टीम ने जो है ये आशा किया है कि हम एक पूरा का पूरा जो है टीम के रूप में काम करेंगे और एक अच्छा सिलेक्शन दे के जाएंगे इन सेशंस के द्वारा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में आज मेरा पहला वीडियो है जीके जीएस के लिए और आशा करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं जो है फंसाने का प्रयास करूंगा आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, और मैं लेवल भी वही लेके चल रहा हूं, मैं कोई हाई लेवल लेके नहीं चलूंगा। आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जो लेवल है उनके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, केवल ये क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से इर्द गिर्द जितने भी चीज़ बन सकते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे और आपको जो भी चीज़ें होगी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने लगेंगी। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिएगा बच्चों। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि निम्न में हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, हीनयान जो शाखा है वो शाखा है क्या, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान बच्चों। ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान। तो सबसे पहले हम एक एक यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले कल्पसूत्र की बात करें तो भद्रबाहु की है और इसमें हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का इतिहास है। ये कह सकते हैं क्या है बेटा, इसमें जैन धर्म का इतिहास है। जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास, और लिखा किसके द्वारा है, भद्रबाहु के द्वारा बच्चों। ठीक है ना, भद्रबाहु के द्वारा इसे लिखा गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कथा वस्तु जो है वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हीनयान शाखा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कथा वस्तु है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से कुछ कथाएं दी गई हैं बच्चों। ठीक है ना, क्या बच्चा, यहाँ पे बुद्ध के जीवन की कथाएं, ठीक है, वो कथाएं दी गई हैं इसके अंदर। बात करें चचनामा का तो अरबों का इतिहास इसके अंदर, अरबों के विजय का इतिहास है बच्चों। ठीक है ना, अरबों के विजय का इतिहास है। ठीक है, विजय का इतिहास है इसके अंदर, इतिहास। और ये लिखा किसके द्वारा गया है, अली अहमद के द्वारा लिखा गया है बच्चों। ठीक है ना, अली अहमद के द्वारा, याद रखेंगे इस चीज़ को, अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, अली अहमद के द्वारा लिखा गया बाबू। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कल्हड़ की पुस्तक है, याद रखेंगे। कल्हड़ की जो है बच्चों ये पुस्तक है, कल्हड़ की पुस्तक या कल्हड़ द्वारा रचित कह सकते हैं। ठीक है बाबू, और इसमें कश्मीर के शासकों का इतिहास है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कश्मीर के शासकों का इतिहास है। कश्मीर के शासकों का इतिहास है, शासकों का इतिहास है, कश्मीर के शासकों का इतिहास है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज़ को। और सबसे पहले ये जो है माना जाता है कि पहला लिखा ग्रंथ है, पहला लिखा पुस्तक अगर माने हम तो इसी को मानते हैं कि सबसे पहले सुव्यवस्थित रूप से लिखी हुई पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी ही है। अब बात यहाँ पे बौद्ध धर्म की चल रही है, तो आज की इस पूरे सेशन में बौद्ध धर्म को क्यों ना इस क्वेश्चन के द्वारा ही निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले बात देखेंगे कि गौतम बुद्ध से, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। तो यहाँ पे बुद्ध से संबंधित जो है सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम बुद्ध से संबंधित देखें तो बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो सभी को पता है 563 ईसा पूर्व के अंदर। 563 ईसा पूर्व में जो है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो कपिल वस्तु में। ठीक है ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में बच्चों, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, याद रखेंगे, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। पिता का नाम सभी को पता है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुधोधन। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे यहाँ पे सुधोधन जो है इनके पिता का नाम है। ठीक है, जो पिता थे इनके सुधोधन थे, यहाँ पे याद रखेंगे सुधोधन। ठीक है बच्चों, सुधोधन पिता थे। माता इनकी थी माया देवी, याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे माता जो थी वो थी माया देवी। ठीक है ना, माया देवी इनकी माता थी और पिता इनके सुधोधन। सात के गण के जो है ये मुखिया हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे बच्चों। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। यशोधरा इनकी जो है पत्नी थी, याद रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन में पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी कौन है, यशोधरा। यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल है। ये सारी चीज़ें सब जानते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने 4 चीज़ों को देखा, जैसे कि बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और 100 देखा, सन्यासी देखा। उसके बाद से इनका विचार चेंज होता है और ये जो है
गृह त्याग देते हैं 29 वर्ष के आयु में। इन्होंने बच्चों 29 वर्ष की आयु में, याद रखेंगे 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, या फिर कह सकते हैं गृह त्याग किया। और गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं बाबू यहाँ पे? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग की घटना को, याद रखेंगे। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले ये ज्ञान की तलाश में भटक गए थे, और ज्ञान की तलाश के लिए इनको गुरु की आवश्यकता थी। थोड़ा फैन चालू कर देना। तो इनको जो है कह सकते हैं कि गुरु की आवश्यकता थी, और सबसे पहले ये गुरु से जाकर के मिलते हैं। जो इनके गुरु हैं बेटा वो थे अलार कलाम। ठीक है बच्चों, अलार कलाम। अलार कलाम इनके जो पहले गुरु थे, और इनसे जो है इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा मिलती है। याद रखेंगे यहाँ पे सांख्य दर्शन की शिक्षा मिलती है इनको। ठीक है ना बाबू, सांख्य दर्शन की क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। और इन्हीं से ही शून्य का ज्ञान प्राप्त होता है। शून्य का ज्ञान भी जो है इनको इन्हीं अलार कलाम से ही प्राप्त होता है। और इसके बाद इनके एक और गुरु हुए, ठीक है ना, रुद्रक रामपुत्र बच्चों। ठीक है ना, दूसरे गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र जो बेटा इनके दूसरे गुरु हुए, जिनसे इनको योग की शिक्षा प्राप्त होती है। योग की शिक्षा जो है रुद्रक रामपुत्र जो गुरु थे, इनके दूसरे गुरु, उनसे प्राप्त होती है। और कभी कभी पूछा था कि अलार कलाम कहाँ से संबंधित है, तो वैशाली से। याद रखेंगे वैशाली, अलार कलाम वैशाली से, और ये राजगीर। ठीक है बच्चों, राजगीर से संबंधित थे रुद्रक रामपुत्र, और ये थे अलार कलाम वैशाली से। अब समस्याएं यहाँ पे आ जाती हैं बच्चों की। जब ये जब यहाँ से इन्होंने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो है इन्होंने तपस्या किया। और हम यहाँ पे तपस्या के देखेंगे, एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रहा है जगह। ठीक है ना, चलिए। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बच्चों, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 6 वर्षों की तपस्या होती है इनकी। ठीक है बच्चों, 6 वर्षों की इन्होंने तपस्या की। ठीक है, याद रखेंगे 6 वर्ष तपस्या करते हैं बाबू। यहाँ पे कहाँ? इन्होंने बोध गया के अंदर। कहाँ पे बेटा? बोध गया में 6 वर्षों तक तपस्या की। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है बाबू, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और याद रखेंगे जो ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है वो पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी थी? निरंजना, और कहीं कहीं इसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी, और आप कह सकते हैं पीपल का वृक्ष। ठीक है बच्चों, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है बाबू, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है, निरंजना या फाल्गु नदी या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की आयु थी, 6 वर्ष तपस्या किया इन्होंने बोध गया के अंदर। और इससे पहले इनका नाम गौतम नहीं था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती तो इन्होंने अपना नाम जो है बुद्ध रख लिया। बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ। ठीक है बच्चों, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। बुद्ध जब यहाँ से चलते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके फैक्ट्स हैं, वही बता रहा हूँ। और याद रखिएगा आज के सेशन में पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना, अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से ये सीधे पहुँच जाते हैं सारनाथ। ठीक है बाबू, सारनाथ। और ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, पहला उपदेश इन्होंने दिया था। पहला उपदेश ये सारनाथ में ही देते हैं 5 ब्राह्मणों को। ठीक है ना, और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है बाबू, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो कि पहला उपदेश सारनाथ के अंदर देते हैं। और आप कभी गए होंगे काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, तो वहाँ पे आपने सारनाथ देखा होगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है बाबू, अब इसके बाद जो है अगर आप आगे चलेंगे तो अगर आप कहेंगे सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा उपदेश। ठीक है बाबू, सबसे ज़्यादा जो इनका उपदेश था वो कहाँ था? श्रावस्ती में इन्होंने, कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय श्रावस्ती, वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। अगर और भी बातें करें तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि इनका त्रिपिटक। ठीक है बच्चों, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक और त्रिपिटकों में कौन सा है पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? ठीक है बच्चों, तो पहला देखेंगे सूत पीटक। ठीक है बच्चों, सूत पीटक
और अगला है विनय पिटक, विनय पिटक। और अगला है यहाँ पे अधिधम्म पिटक बाबू, ठीक है ना, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। 3 पिटकों के अलावा अगर आप बात करेंगे त्रिरत्नों की, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है बच्चों, त्रिरत्न की बात करेंगे तो 3 त्रिरत्न भी हैं, बुद्ध धर्म संघ, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों यहाँ पे, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, याद रखेंगे। 3 यहाँ पे त्रिरत्न है और 3 पिटक हैं, कौन कौन से, सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक बच्चों, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है। हम देखते हैं प्रथम यहाँ देखिएगा बौद्ध संगीति, ठीक है बच्चों, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति कितनी थी, बौद्ध संगीतियाँ 4 थी, प्रथम और दूसरा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है बाबू, चतुर्थ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले में कंडीशन क्या है, पहला वाला कब हुआ, 483 ईसा पूर्व के अंदर, 483 ईसा पूर्व में। और याद रखेंगे 483 में ही जो है बुद्ध की मृत्यु भी हुई है। याद रखना है कि जो बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु है, गौतम बुद्ध की मृत्यु बेटा, मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में ही हो जाती है, कुशीनारा के अंदर, जिसको कुशीनगर के नाम से ही जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो 483 हुआ कहाँ पे था, 483 में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ कहाँ पे था, राजगीर में बच्चों, राजगीर में, ठीक है ना। और किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, अजातशत्रु के जो है, अजातशत्रु लिखा गया है, अजातशत्रु है, ठीक है बाबू, अजातशत्रु के शासनकाल में जो है यहाँ पे पहला बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की बेटा बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली में हुआ था बच्चों। और कौन था, कालाशोक शासन कर रहा था उसमें बच्चा। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र में बच्चों, ठीक है ना, पाटलिपुत्र में। और कौन शासक था उस समय, अशोक था बच्चों, अशोक सम्राट, अशोक जो था वो तृतीय बौद्ध संगीति में था। पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सीधे सीधे बताना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था बच्चों, कब हुआ था, 98 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था बच्चों, कुंडल वन में हुआ था। कौन था, कनिष्क, कुषाण वंश का शासक था बेटा कनिष्क। और इसके शासनकाल में जो है यहाँ पे पूरा बौद्ध संगीति हुआ था। और मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वे सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर किया है। और भी क्वेश्चन जो भी छूटेंगे ना बाबू, आगे के क्वेश्चन में हम उसको लेते रहेंगे, चिंता ना कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, पहला था इतिहास से, पूरा इतिहास में बौद्ध धर्म समाप्त। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से आपका ज्योग्राफी से, निम्न में काकड़ापारा परियोजना किस नदी पे स्थित है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। काकड़ापारा परियोजना जो है वो स्थित है ताप्ती नदी पे। लेकिन जितने भी मुख्य परियोजनाएं हैं और मुख्य नदियों के ऊपर, वो सारा जो है इस क्वेश्चन से भी कवर कराने वाला हूँ। आपके एग्जाम में परियोजनाओं से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात चल रही थी ताप्ती नदी पे, तो काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करेंगे गोदावरी पे, गोदावरी नदी पे। गोदावरी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हम देखेंगे गोदावरी पे जो परियोजना है, पहला है पोचमपाद जायकवाड़ी, पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना, ये 2 परियोजनाएं जो है गोदावरी नदी के ऊपर है। बात करें सतलुज की, सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज पे कौन कौन सी है। सबसे पहले भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना है यहाँ पे। दूसरा है कोल डैम है। उसके बाद है नाथपा झाकरी, सरहिंद परियोजना। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद रहेगा बच्चों। इतने आपको याद रखने हैं, भाखड़ा नागल बांध, कोल डैम, नाथपा झाकरी, सरहिंद परियोजना, इंदिरा गांधी यहाँ पे नहर परियोजना, कोल डैम, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ पे बात चल रही है चेनाब की, ठीक है ना। चेनाब याद रखिएगा, यहीं पे गलती होता है, चेनाब। सतलुज परियोजना, सतलुज, ठीक है बाबू, सतलुज परियोजना। बहुत सारे लोग इसको देखते ही मारते हैं सतलुज नदी पे, जबकि ऐसा गलत काम है, ठीक है ना। चेनाब नदी पे है सतलुज परियोजना। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे दुलहस्ती बगलियार, ठीक है बच्चों, दुलहस्ती परियोजना व बगलियार परियोजना, ठीक है बच्चों, बगलियार परियोजना बच्चों, ठीक है ना। बगलियार परियोजना मतलब 3 परियोजनाएं आपको याद है, चेनाब नदी पे सतलुज परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलियार परियोजना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। झेलम पे कौन सा है, झेलम पे तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना आपको याद रखना है, झेलम नदी पे है। झेलम के बाद जो है महानदी, ठीक है बाबू, महानदी पे कौन सा है, तो आपको है हो गया महानदी पे यहाँ पे हीराकुंड बांध बच्चों, ठीक है ना, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है, क्योंकि देखो यहाँ पे सब चीज़, यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट है भारत की जो भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उन सबको यहाँ पे लिखा हूँ। नर्मदा पे, नर्मदा पे आप जानते हो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना याद रखना है यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध परियोजना बच्चों, ठीक है ना। और बरगी डैम भी इसी के ऊपर है बच्चों, ठीक है, बरगी डैम भी जो है, बरगी डैम भी इसी के ऊपर है। और धुआंधार जलप्रपात भी इसी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर, याद रखेंगे इस चीज़ को, नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात परियोजना, ठीक है। टिहरी नदी याद, टिहरी बांध जो है भागीरथी पे है आपका, याद रखेंगे, भागीरथी नदी पे आपका कौन सा है, टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना। और भागीरथी के बाद अगर आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे चंबल नदी देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। बेतवा नदी है आपका, यहाँ पे चंबल नदी है, 2 नदियाँ और ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। चंबल, चंबल पे अगर हम देखें चंबल नदी पे, तो चंबल नदी पे राणा प्रताप, जवाहरलाल, ठीक है बच्चों, जवाहर परियोजना, जवाहर परियोजना, जवाहर परियोजना के बाद राणा प्रताप परियोजना, राणा प्रताप परियोजना। देखिए यहाँ पे जवाहर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना जो है बच्चों यहाँ पे है। और गंगा सागर परियोजना, एक और परियोजना यहाँ पे लिखिएगा, गंगा सागर परियोजना, ठीक है बच्चों। 3 परियोजनाओं को आपको याद रखना है, चंबल नदी के ऊपर जवाहर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना, और यहाँ पे है गंगा सागर परियोजना। बेतवा नदी पे आगे देखेंगे, बेतवा पे जो है वो क्या है, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। और लक्ष्मीबाई डैम याद रखेंगे। ये सारी की सारी जो हैं आपकी भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं बच्चों, इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परियोजनाओं से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं संविधान से। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा संविधान। ये आपके लिए जो सीरीज़ है ना, रामबाण बना के देने वाला हूँ। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने लोगों को जोड़िए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ कमियों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, इतनी गारंटी है। जितने भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं कंटेंट अच्छा देने का प्रयास करेंगे, बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, आपके शरीर पे भी वर्दी चढ़ेगी और देश की सेवा करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन है ये, बहुत बारीक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे खींचना जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है और आप उसको जो है छोड़ के चले आते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं की संख्या, तो पहले देखेंगे 33 क्या थी, 33 जो थी अनुसूचित जाति की संख्या थी बच्चों, ठीक है ना। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी बेटा, 33। ब्रिटिश प्रांतों में सदस्यों की संख्या, जो ब्रिटिश प्रांत थे बच्चों, ठीक है ना, जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों की संख्या थी 15। महिलाओं की संख्या जो है 15 थी। और अगर 79 की बात करें तो मुस्लिम थे बच्चों, मुस्लिम याद रखेंगे यहाँ पे, मुसलमानों की संख्या या मुस्लिमों की संख्या कितनी थी, 79।
संविधान सभा और ये है कैबिनेट मिशन के अनुसार, ठीक है बच्चों। क्योंकि बाद में जब यहाँ पे अलग से एक और नियम बनाया गया था जिसमें कि कुल सदस्यों की संख्या घटाई गई थी, तो उसके हिसाब से नहीं है, ये आपके कैबिनेट मिशन के हिसाब से है। तो यहाँ पे बात जब संविधान सभा की चल रही है तो कुछ बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो संविधान सभा से जब कुछ बातों को लेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्यों के चुनाव कितना हुआ था। कुल सदस्यों का चुनाव 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए, और 10 लाख जनसंख्या पे, कितने लाख जनसंख्या पे, जनसंख्या कितने लाख, इनका जो चुनाव हुआ था बच्चों, वो हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 में इनको चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त में 46 में चुनाव हुआ था। और 10 लाख आबादी पे, 10 लाख आबादी पर एक सदस्य, याद रखिएगा, 10 लाख आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि सभा की पहली बैठक कब होती है सभा की, और याद रखिएगा इसमें 93 देसी रियासतें थीं, देसी रियासतों की संख्या थी, देसी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे, 93 थे। देसी रियासत के सदस्य, देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा, 93 थी। और संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को होती है बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, याद रखेंगे। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की थी। और ये कैसे, देखिए इसकी अध्यक्षता, पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों, ठीक है ना, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इस बात को भी याद रखेंगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब बात करेंगे आगे, जब ये अस्थायी अध्यक्ष बने, प्रोटेम स्पीकर बने, इन्होंने सदस्यों को शपथ दिलाई, और शपथ दिलाने के बाद अस्थायी जो अध्यक्ष होता है उसका काम खत्म हो जाता है, फिर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने, याद रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लगाइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, स्थायी अध्यक्ष बने, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है बाबू। स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए यहाँ पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बाबू। आगे चलेंगे ना, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रस्ताव पेश किया गया। और इस प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है 22 जनवरी 1947 को जो है मंजूरी मिल जाती है। और यही आपकी प्रस्तावना है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है बेटा, इसी को प्रस्तावना कहते हैं। और हमारा संविधान कैसा होगा, हम भारत के लोग, ये सब जो है आपको उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर ही मिलता है बच्चों, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे की बातें अगर थोड़ा सा और जो हम करने चलें, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिति है जो कि संविधान के प्रारूप पे चर्चा करने के लिए बनाई गई थी, 7 सदस्यीय समिति बच्चों, ठीक है ना। वो कौन सी थी, तो वो बच्चों थी प्रारूप समिति, याद रखेंगे, प्रारूप समिति। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, कहने वाले डॉक्टर अंबेडकर जो थे वे इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये सदस्यों की संख्या कितनी थी इसमें, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति नियुक्त कब किया गया, तो आप कहेंगे 29 अगस्त 1947 को
1947 को प्रारूप समिति की यहाँ पे कह सकते हैं कि नियुक्ति हुई, जिसकी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान की सारे प्रारूप पे चर्चा करनी थी। 7 सदस्यीय संस्था थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और जो है कुछ और इसमें बच रहा है, उसको मैं बता के आगे चलता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो इसमें शामिल नहीं हुआ था बच्चों, ठीक है ना। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को पंडित वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंदर मिलाया था उसको, ठीक है बाबू। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ आगे जो भी इसमें बच जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सबसे पहले याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल की स्वतंत्रता, ठीक है बच्चों, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिलती है? 1949 में, ठीक है बच्चों, 1949 में। और कहेंगे राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया बच्चों? 22 जुलाई 1947 को जो है हमने राष्ट्रध्वज अपनाया। राष्ट्रध्वज कब अपनाया हमने? 22 जुलाई को। और याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, याद रखेंगे बेटा, राष्ट्रगान और प्रथम राष्ट्रपति ये कब हमें मिला? ये तीनों एक ही डेट को मिलते हैं। वो डेट था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक साइंस से प्रश्न लेते हैं बेटा, ठीक है ना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का कितना % होता है? शरीर के भार का कितना % होता है? ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन है 7%। कितना बेटा? 7%। आइए थोड़ा सा रक्त, RBC, WBC के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। तो अगर बात यहाँ पे रक्त की करें तो रक्त के बारे में 2-3 चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले संयोजी ऊतक है रक्त आपका। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि मानव शरीर में रक्त जो है 5 से 6 होता है। मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, ठीक है बाबू। महिलाओं में कह सकते हैं आधा लीटर कम होता है। मतलब आप सीधे ले सकते हैं कि 4.5 लीटर से लेकर के 5.5 लीटर तक बाबू, ठीक है ना। 4.5 लीटर से 5.5 लीटर जो है महिलाओं के अंदर होता है। दूसरी चीज़, इसका पीएच मान, रक्त का जो है पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब रक्त क्या है? हल्का क्षारीय है बच्चों, ठीक है ना। क्षारीय है रक्त, क्या है? हल्का क्षारीय है। अगर बात रक्त की ही चल रही है तो आप सभी लोग जानते हैं कि रक्त में प्लाज्मा, रोधाणु 2 ही भाग होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें RBC की बात करें तो RBC में बच्चों एक बात आप समझिएगा, RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे कि RBC का निर्माण होता है यहाँ पे अस्थि मज्जा, ठीक है बच्चों, अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो, हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शिशु है, कोई भ्रूण है, भ्रूण अवस्था में, याद रखिएगा यहाँ बच्चों, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है ना वो होता है आपका यकृत व प्लीहा में बच्चों, ठीक है ना। यकृत और प्लीहा में जो है भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है। दूसरी चीज़ आप कह देंगे कि कितने दिन का कार्यकाल होता है इसका? तो कार्यकाल जो है बाबू वो है आपका 120 दिन का। नॉर्मली 120 दिन तक इसका कार्यकाल है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो सभी जानते हैं कि प्लीहा में होती है, ठीक है ना, प्लीहा में बच्चों, ठीक है। कहाँ पे होगा? प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि ये क्या है? RBC का कब्रिस्तान है, RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसका प्लीहा में मृत्यु। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, केंद्रकहीन होता है, ठीक है ना, केंद्रकहीन होता है। लेकिन ऊँट के अंदर, ऊँट की जो RBC है और लामा, आप देखोगे पहाड़ी इलाकों में जो लामा पशु होता है उनमें अपवाद में क्या आएगा? अपवाद में बेटा क्या होगा आपका? ऊँट और क्या है आपका? लामा। इनमें जो है केंद्रक पाया जाता है। ऊँट और लामा जो पशु हैं इनमें केंद्रक पाया जाएगा। बाकी और किसी भी जीव के अंदर जो RBC होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बात थोड़ा सा WBC के बारे में कर लेते हैं।
WBC इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है बाबू, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल जो है बेटा वो कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का कार्यकाल है। और रोगों से रक्षा करता है, क्या करता है? रोगों से रक्षा या बीमारियों से क्या करता है? लड़ने की क्षमता, रोगों से रक्षा करता है, रक्षा करता है। और एक बात आपको पहली बार बता दूं, दवा खाने से हम ठीक नहीं होते हैं। हम जो दवा खाते हैं, कभी कोई हमें तबीयत खराब बीमारी हो जाती है तो हम जब दवा खाते हैं वो दवा केवल काम क्या करती है? इस WBC के एक्टिव कर देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे एक्टिव कर देती है और हमारी बीमारी को रोग प्रतिरोधक क्षमता ही ख़त्म करती है, ना कि कोई दवाई ख़त्म करती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा है बच्चों? का सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करना है आपको। वर्दी आपको इस बार पहन के आनी है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिलेंगी जब आप वर्दी पहन के आएंगे। और हमारे चैनल की तरफ से भी मेहनत है, हमारे सारे टीचरों का मेहनत है कि आपके बदन पे वर्दी ज़रूर आए बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।